नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज एक अहम चैप्टर देश के खेल प्रेमियों के लिए भी। इस देश में चूंकि क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा मिलता है, क्रिकेट जो है वो धर्म है, तो इसलिए जरा आज उसका भी चैप्टर है। लेकिन आज आपको वो चैप्टर बताऊं उसमें क्या क्या है, उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ समिट पर इस बात का ऐलान हो गया। आज अमित शाह ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब टाइम्स नाउ नवभारत जो है वो एसडी पर भी लॉन्च हो रहा है 1 जनवरी से। तो वो एक बड़ी खबर भी है। अब आप पाठशाला को और ज्यादा जगहों पर और ज्यादा प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं वो बता दूं। आज आपको बताऊंगा कि राहुल द्रविड़ का डीआरएस सिस्टम क्या टीम इंडिया को ट्रैक पर ले आएगा। अब राहुल द्रविड़ का ये डीआरएस सिस्टम क्या है? क्रिकेट में ये डीआरएस सिस्टम तो आपने बहुत सुना है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन द्रविड़ का डीआरएस सिस्टम क्या है, टीम इंडिया को कैसे ट्रैक पर लाएगा नहीं लाएगा, ये अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। चैंपियन टीम इंडिया को चोकर बनाने वालों की क्लास लगेगी। कोहली शास्त्री की मनमर्जियां वाला चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या क्या हुआ, और टीम इंडिया की पाठशाला से सबक वाला पन्ना भी खुलेगा। हमने जो कहा वो कैसे हुआ और कैसे हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और पीएम मोदी का नया G7 बनेगा तालिबान से सुरक्षा कवच। अजीत डोवल का न्योता ठुकराकर क्यों पछताए चीन और पाकिस्तान, आज आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास, मुगल सीरीज में चौरागढ़ जौहर का चैप्टर। लेकिन पाठशाला में आज सबसे पहले स्पोर्ट्स की क्लास। आज दरअसल T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है। जिस वक्त हम पाठशाला में आपको डीआरएस सिस्टम द्रविड़ का क्या है वो बताने वाले हैं, उस वक्त इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल रहे हैं। और अगर कायदे से भारतीय टीम चुनी गई होती, मनमर्जियां न चली होती, तो आज जो है वो आप शायद बैठकर वही मैच देख रहे होते, क्योंकि इंडिया वहां खेल रही होती। न्यूजीलैंड नहीं होती, कोई और नहीं होता, बल्कि इंडिया होती। लेकिन वो नहीं है, और इसीलिए चूंकि मन मारकर आपको या तो वो मैच देखना पड़ रहा है या मन में उसकी कसक लेकर जो है दूसरे काम करने पड़ रहे हैं। तो आपको आज बताऊंगा कि क्यों वहां टीम इंडिया नहीं है और कैसे राहुल द्रविड़ उसको सुधारने के लिए आए। पढ़ाई का नियम क्या है? गलती हो तो रिवीजन कीजिए, पन्ने पलट कर देखिए क्या रह गया, क्या मिस हो गया। आज T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुई टीम इंडिया के वो पन्ने पलटेंगे जो बताएंगे कि किस इक्वेशन की वजह से मामला गड़बड़ाया। और वो इक्वेशन था कोहली प्लस शास्त्री। लेकिन कोहली और शास्त्री की आईसीसी इवेंट्स में की गई गलतियां, मनमर्जियां कैसे टीम पर भारी पड़ी, आज क्यों टीम इंडिया वो सेमीफाइनल नहीं खेल रही है, और कैसे द वॉल वाला चैप्टर जो आपको बताएगा कि राहुल द्रविड़ कैसे टीम की ओवरहॉलिंग, गाड़ी की होती है ना ओवरहॉलिंग, कि नहीं चल रही है तो ओवरऑलिंग करिए, इंजन जो है वो बेहतर काम करता है, वो कैसे करने वाले हैं वो आपको बताऊंगा। और उसके लिए सबसे पहले समझिए कि राहुल द्रविड़ जो है वो कौन सा डीआरएस सिस्टम लेकर आए। राहुल द्रविड़ को कोच बना दिया गया, ये तो आपको पता ही है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के लिए डीआरएस सिस्टम लेकर आए। अब आज तक आप क्रिकेट में जानते थे डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो एलबीडब्ल्यू के लिए चेक नहीं करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं कि अब आप देखिए ऊपर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या हमने जो बताया वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। फिर बीच में ये धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया था, क्योंकि धोनी बड़ा सटीक बताने लगे थे। लेकिन अब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया को बदलने के लिए लाए हैं डीआरएस। और डीआरएस का मतलब है पहला ड्रॉप, दूसरा है रिव्यू, और तीसरा है सेलेक्ट। ये डीआरएस ही मिसिंग था टीम इंडिया से। वहां मनमर्जी चलती थी, कोहली भैया ने बोल दिया खेलेंगे टीम में, शास्त्री भैया ने बोल दिया खेलेंगे टीम में। राहुल द्रविड़ ने आते ही कह दिया ये नहीं चलेगा, पहले तो ड्रॉप करो। जिनको, चूंकि भारत में क्रिकेट सब समझते हैं, तो घर घर बैठा आदमी जानता है कि जिसको खेलना था ही नहीं टीम में, और भैया वाली टीम में भैया ने बोला है तो खेलेंगे, तो उनको पहले तो ड्रॉप कर दो, सीधा ड्रॉप कर दो। उसके बाद बैठ के रिव्यू करो कि जो बचे हैं उनमें से किसको रखना है और जिनको नहीं रखा उनमें से किसको रखना है, और उसके बाद बैठकर टीम सेलेक्ट करो। तो ये ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट,
ये राहुल द्रविड़ नया डीआरएस लेकर आए और ये डीआरएस जो है वो कैसे टीम इंडिया को ट्रैक पर लाएगा ये आज आपको बताऊंगा। देखिए, रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ आए, कोच बन गए। विराट कोहली की जगह अब टी20 में रोहित शर्मा कप्तान हो गए, ये भी आपको पता है। मतलब इक्वेशन चेंज हो रहा है, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, और टीम की सूरत बदली जा रही है। रवि शास्त्री का दरअसल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप तक ही था, उनको रिन्यू नहीं किया गया। विराट कोहली पहले से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। अब टीम के सामने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का लक्ष्य है। उसके बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पर चोकर्स, अब आप सोचिए टीम इंडिया पर चोकर्स का टैग लगाकर लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। जो कभी साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते थे बड़े आईसीसी इवेंट में, वो अब टीम इंडिया को लोग चोकर्स बुला रहे हैं। ये टैग हटाने की जिम्मेदारी अब इन पर है। लेकिन पहले टीम में जो बदलाव हुआ वो समझिए, वो कैसे इस डीआरएस सिस्टम को, ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट को स्टैब्लिश कर रहा है, आज आपको वो बताऊंगा। टीम में बदलाव क्या हुआ, टीम में बदलाव, और वो बदलाव वही है जो हम कह रहे थे। हमने आपको पाठशाला में वो चैप्टर बताया था, दिखाया था, वो अभी आपको दिखाऊंगा। पहले किसको किसको रेस्ट दिया गया कि तुम आराम कर लो, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से टी20 की सीरीज होनी है, घर में ही होनी है। तो विराट कोहली को बोला कि आप घर बैठो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। बहुत मनमर्जी चलाने पर भी आदमी थक जाता है। उसके बाद है बुमराह को भी बोला आप रेस्ट कर लो। और तीसरा है रविंद्र जडेजा, इनको बोला आप रेस्ट कर लो। रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो थक जाते हैं। तो ठीक है, इनको रेस्ट कर दिया, वो अच्छी बात है। अब किनको किनको ड्रॉप किया, ड्रॉप किसको किसको किया गया है वो देखिए, ये उसकी लिस्ट है। ये यहां खत्म हो गई रेस्ट वाली। सबसे पहला जिसको ड्रॉप किया गया है वो है पांड्या, जो मैंने आपसे कहा था डीआरएस का डी। पांड्या खेल क्यों रहे थे ये समझ से बाहर है। वो भैया ने मन बना लिया था कि खेलेंगे इसलिए खेल रहे थे, नहीं तो आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग कर नहीं पा रहे, बैटिंग चल नहीं रही है, लेकिन पांड्या खेलेगा तो खेल रहे थे। तो इनको राहुल द्रविड़ ने कहा इनको हटाओ, बाहर करो। उसके बाद राहुल चहर, इनको भी बोला बाहर कह दो, कर दो। हालांकि भाई बेचारा खेले नहीं वर्ल्ड कप में ज्यादा, लेकिन इनको बोला बाहर करो। क्यों बोला है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तीसरा नाम वरुण चक्रवर्ती, जो आपको मैंने बोला था कि अश्विन को बैठाकर ये चक्रवर्ती साहब कौन सा चक्रवात लाने के लिए खिलाए जा रहे थे, वो विराट कोहली और रवि शास्त्री जानते हैं। और चौथा नाम है मोहम्मद शमी का। अब मोहम्मद शमी का आप डेटा देखिएगा तो लगेगा कि अरे टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन ये वो आदमी हैं जिन्होंने शुरुआती 2 मैचेस में इतने रन दिए और बाद में भी 21-21 रन वाले ओवर थे, और आखिर में जो थोड़े से ऐसे वैसे बैट्समैन है उनको विकेट ले लिया। तो आप चार्ट देखिएगा, लगेगा शमी ने विकेट ले लिया, लेकिन शमी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही टी20 में भयंकर है। लेकिन वो क्यों खेल रहे थे वो वही भैया लोग जानते हैं। तो शमी बाहर, वरुण बाहर, पांड्या बाहर, राहुल चहर बाहर। डीआरएस का जो आपको डीआरएस बता रहा था, ड्रॉप, रिव्यू और सेलेक्ट। तो ड्रॉप कैसे, जिनको देखते ही समझ में आ रहा था हटा देना है, उनको हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, इन लोगों का प्रदर्शन क्या था जिनको हटाया गया, हटाया क्यों गया ये भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी नए वाले आए और इन्होंने अपनी मनमर्जी चला ली। विराट कोहली को रेस्ट दिया, इन्होंने 5 मैचेस में 3 इनिंग में 68 रन बनाए, 5 मैच में 68 रन। रविंद्र जडेजा को भी रेस्ट दिया गया है, 7 विकेट लिए हैं, रन बनाए 39, और बुमराह को 5 मैच में 7 विकेट मिले, इनको भी रेस्ट दे दिया गया। तो रेस्ट वालों का यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं। अब जिनको ड्रॉप किया गया, पहला नाम है पांड्या, हार्दिक पांड्या, इनको ड्रॉप किया। इन्होंने 5 मैच 3 इनिंग और इसमें इन्होंने बनाए मात्र 69 रन। भाई तुम बॉलिंग कर नहीं सकते हो, खाली बैट्समैन के तौर पर खेलो और मारोगे रन 69 रन, तुमको 69 रन के लिए खिलाए रहे हैं, बैठो घर। इसके बाद दूसरा नाम देखिए, मोहम्मद शमी, इन्होंने 5 मैच में 6 विकेट लिए,
6 विकेट। देखने में आपको लगेगा अरे 5 मैच में 6 विकेट लिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन दिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने रन दिए, और छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी कैसे 15-15 रन के ओवर दिए, वो देखने जाएगा तो फिर बैठे रह जाएगा। उसके बाद चहर, राहुल चहर, ये राहुल वाले हैं। एक मैच कोई विकेट नहीं, 0 विकेट। इनको बोला तुम घर ही बैठो भाई, इनकी जगह किसी को ला रहे, कौन है वो बताएंगे। चौथा वरुण चक्रवर्ती, 3 मैच खेले भाई, 3 मैच। अश्विन जैसा स्टार परफॉर्मर बैठा हुआ है, लेकिन भाई मैच खेल रहे, 3 मैच, और ये 3 मैच में विकेट कितना लेता है? 0 विकेट, 0। अब मुझे बताइए, पहला में नहीं लिया विकेट, आपको समझ में नहीं आया कि इसको बैठाना चाहिए। दूसरा में नहीं लिया, आपको समझ नहीं आया कि इसको बैठाना चाहिए। तीसरे मैच में 0 विकेट लिया, तब इनको समझ में आया कि बैठाना चाहिए। वो भी तब जब देश में हो हंगामा हो शुरू हो गया, हम लोगों ने पाठशाला में क्लास लगाई, तब इन लोगों के दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं कि अरे इसको लेके क्यों गए हैं, खिला क्यों रहे हैं। तब जाके ये ड्रॉप हो रहे हैं 3 मैच में 0 के बाद। अरे भाई खिलाड़ी हैं, इंडिया से लेके गए हैं, कोई दहेज में थोड़ी आए ये लोग कि इस्तेमाल करना ही करना है। जो अच्छा खेले उसको खिलाइए। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद टीम में बदलाव आए। पाठशाला में हम इस पर पहले ही क्लास लगा चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे दिखाया था इन लोगों के बारे में कि ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, वो देखिए जरा। ईशान किशन 10 मैच में 241 रन बनाने वाला खिलाड़ी, 26 का औसत, लेकिन खेल रहा है 26 का औसत। हार्दिक पांड्या 14 का औसत है इनका आईपीएल में इस बार, लेकिन हार्दिक पांड्या खेलेंगे भाई, माहौल पूरा बनाया हुआ था। बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन खेलेंगे, 14 के औसत वाला प्लेयर, क्योंकि उन्होंने पहले जिताया है ना भाई। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, मुझे बताइए, ऐसा चलता है कि सर हमने पिछली फाइल बहुत बढ़िया भर दी थी सर, पिछला वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर दिया था सर, अब हमको नौकरी से कभी मत निकालिएगा। ऐसा होता है? रोज हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं। और ये लोग ये मत सोचिएगा कि अरे भाई इन लोगों की आलोचना क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना ही प्यार हम लोग देते हैं। तो जब नहीं कीजिएगा तो आलोचना भी होगी, ताकि इसी आलोचना से जागिए। तो मोहम्मद शमी, इन्होंने आईपीएल में क्या कारनामा किया, 14 मैच में 19 विकेट, औसत 20 का, 20 रन देकर 1 विकेट ले रहे थे। तो मतलब अगर इनको 5 विकेट लेना है तो 100 रन देंगे तब विकेट लेंगे 5। रविंद्र जडेजा, इनका देखिए 16 मैच में 227 रन बनाए, 12 इनिंग इन्होंने खेली, इनका औसत बढ़िया है 75 का, चलिए इनको खिलाया, परफॉर्मेंस ठीक था। ऋषभ पंत, तो ये हमने उसी दिन समझाया था कि जैसे दहेज लेना अच्छी बात नहीं है, वो बंद है, दहेज नहीं लेना चाहिए, वैसे ही खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस पे खिलाइए, दहेज में आए इसलिए मत खिलाइए। इस टाइप की साइकोलॉजी और सोच नहीं होनी चाहिए। अब जो नए आए क्यों आए ये भी समझिए कि भाई नए आए हैं, वो भी अब ऐसा तो नहीं कि नए वाले अपनी मर्जी चला रहे हैं। हमने आपको बताया था एक नाम, वो नाम था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर, इसने आईपीएल में, ये आईपीएल का बता रहा हूं उनका, आईपीएल, इसमें 10 मैच 370 रन, और इनका औसत जो है वो 41 का, 41.11। ये भाई नहीं खेल रहा था क्योंकि भैया के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। अब इनको टीम में लाया गया, वेंकटेश अय्यर को। उसके बाद हर्षल पटेल, सोचिए ये लोग होते तो आज आप बैठ के वो सेमीफाइनल देख रहे होते। हर्षल पटेल, इसने आईपीएल में 15 मैच में 32 विकेट लिए हैं, 32 विकेट, लेकिन ये हर्षल पटेल नहीं खेला। औसत देखिए, इसका औसत कितना है आपको पता है? 14 का औसत है, 14.34, यानी 14 रन देकर 1 विकेट लेने वाला आदमी नहीं खेला, क्योंकि भैया के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, नहीं मन था, नहीं खिलाया, नहीं लेके गए। अब ये वापस आया है टीम में। तीसरा नाम है आवेश खान। आवेश खान ने 16 मैच 24 विकेट। ये लोग गए होते तो सोचिए क्या हुआ होता। कम से कम आपके पास औसत है 18 का, मतलब 18 रन देकर 1 विकेट।
इसके बाद नाम है चौथा मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज चूंकि टेस्ट मैच में अच्छा खेला है और इसने मोहम्मद सिराज ने ओडीआईज खेले, ओडीआई में 3 मैच में 3 विकेट, तो नया खून है, नया जोश है, इनको मौका दे रहे हैं। अच्छा, आपको एक नाम हमने और बताया था, ऋतुराज गायकवाड़। इस भाई ने 16 मैच खेले आईपीएल में और 635 रन बनाए। 635 रन 16 मैच, औसत 45 का, लेकिन ये भाई टीम में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मनमर्जी चल रही थी। अब इनको वापस लाया गया है। तो धोनी डीआरएस जो था, ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट, तो ड्रॉप पहले किया, उनको हटाओ, उसके बाद रिव्यू किया कि इन लोगों को क्यों नहीं लाया गया, तो इनको लाया गया और सेलेक्ट किया गया। कुछ लोग बेचारे बैठे रह गए, जिसमें नाम था श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर जो है वो रिजर्व में बैठे रह गए, इनको खिलाया ही नहीं। और श्रेयस अय्यर कौन थे? 29 मैच ओडीआई में 550 रन, 28 का औसत, स्ट्राइक रेट 133 का, इनको नहीं खिलाया, बैठाए रखा। अक्षर पटेल, 12 मैच में अक्षर पटेल ने 9 विकेट लिए। और अक्षर पटेल अगर आप देखेंगे, इनकी यूएसपी ये है कि लाइन लेंथ पकड़ कर रखते हैं। और दीपक चहर, 14 मैच 20 विकेट, इन लोगों को भी रखा गया। मेन टीम में अब इनको लाया गया कि आप रिजर्व के लायक नहीं, आप मेन में आइए। रवि शास्त्री और विराट कोहली के समय टीम इंडिया कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, क्योंकि उसकी वजह आपको दिखती है ना, परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था, मनमर्जी चल रही थी। अच्छा, इनका मतलब स्पेशली अगर आप देखेंगे किसी आईसीसी इवेंट में, तब आपको ये ज्यादा खलता है, लगता है। जैसे हालिया T20 वर्ल्ड कप की बात करें, टीम सिलेक्शन से लेकर रणनीति बनाने में कई गलतियां इन्होंने की। जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं जताया, हर मैच में अलग टीम उतारना। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन को खिला लिया। अरे सूर्य कुमार यादव तो वैसे ही आईपीएल में रन नहीं बना रहे थे, क्यों लेके गए थे? और लेके गए थे तो एक मैच मौका और देते। ईशान किशन को खिलाया, ईशान किशन से ओपनिंग करा दी, रोहित शर्मा को नीचे कर दिया। वीडियो गेम खेल रहे हो भाई, जब मन आया जो मन आया कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। शार्दुल ठाकुर खेले, फेल हो गए और इन्हीं 2 मैचेस में हार हुई। बैटिंग पोजीशन में बदलाव, पाकिस्तान के खिलाफ रोहित और राहुल ओपनर थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान राहुल हो गए, रोहित की जगह ईशान किशन आ गए। 3 पर रोहित को खिलाया, विराट खुद 4 पर चले गए। ईशान, रोहित, कोहली तीनों फेल चल रहे थे। तीसरे मैच में फिर रोहित राहुल कर दिया। समझ ही में नहीं आ रहा कि करना क्या है। बड़े मैच के लिए प्लानिंग नहीं। पहले 2 मैच में अश्विन को बाहर कर दिया, सबसे सीनियर बॉलर। प्रैक्टिस मैच जो हुआ था उसमें भी विकेट लिए थे भाई ने, लेकिन अश्विन नहीं खेलेंगे। अश्विन के साथ तो पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे थे ये लोग, भगवान ही जानते हैं, या अश्विन जानते हैं, या टीम के बाकी लोग जानते होंगे। अनफिट भुवनेश्वर कुमार को पहला मैच खिलाया, उसके बाद एक भी मैच नहीं खिलाया। भाई इतने स्टार बॉलर थे कि पहला मैच खिलाया, पाकिस्तान के खिलाफ पहला ओवर भुवी से फेंकवा दिया। क्यों फेंकवाया? जब उसको सारे मैच में बाहर ही बैठाना था। कैसी टीम चुन रहे थे भाई? हार्दिक पांड्या पर दाव लगाया, हार्दिक को बतौर बल्लेबाज खिला लिया। पूरी तरह फिट नहीं है, बैटिंग में रन नहीं बना रहे, बॉलिंग है नहीं, विकल्प आपने तलाशा नहीं। ये जो आईपीएल के खिलाड़ी थे इनको लेके नहीं गए। क्यों? हार्दिक पांड्या ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मैं जहां जाऊंगा वहीं रन मारूंगा। हारने के बाद भी कोई प्लानिंग नहीं, कोई छठा बॉलर नहीं। बॉलिंग में लोगों के पास ऑप्शन थे, हमारे पास थे ही नहीं। टॉस तो खैर इनकी सबसे बड़ी समस्या, टॉस जीतते ही नहीं है। चलिए वो आपके हाथ में नहीं है, आप क्या कर सकते हैं टॉस हारने में। लेकिन चलिए टॉस हार गए, उसके बाद अब टॉस का रोल था, वहां ड्यू पड़ रही थी, कंडीशन को लेकर आकलन नहीं कर पाए कि भाई अगर हम टॉस हारते ही हैं तो कैसी टीम खिलाएं। मैच विनिंग जोड़ी क्यों तोड़ी? कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, उनको खिलाया ही नहीं। कुलदीप यादव कौन व्यक्ति है जिसने 23 मैच में 41 विकेट लिए? या युजवेंद्र चहल कौन व्यक्ति है 49 मैच में 63 विकेट लिए? और वो आपका जो सबसे प्राइम टूर्नामेंट है T20 का, उसमें खेल ही नहीं रहे, अपनी मनमर्जी चल रही है। राहुल द्रविड़ ने आकर यही चीज सुधारी
हटाओ, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, पहली चीज उन्होंने कह दी। प्लानिंग में शास्त्री और कोहली कंफ्यूज नजर आते हैं, जिसका असर टीम पर दिखाई देता है। बैटिंग पोजीशंस बदलना। अब आप देखिए कोहली शास्त्री का कंफ्यूजन देखिए, कोहली शास्त्री कंफ्यूजन, कैसे कंफ्यूज रहे दोनों। नंबर 4, कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है नंबर 4 का, इसको देखिए कैसे कंफ्यूज रहे ये लोग। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद और 2021 तक, आपको पता है इस नंबर 4 पर, इस नंबर 4 पर 14 खिलाड़ी ट्राई हुए, 14 खिलाड़ी। बदलते चलो, आजमाते चलो, बदलते चलो, तुक्का है कोई ना कोई तो लग जाएगा। अरे किसी को तो मौका दीजिए, ढूंढ के लाइए। वनडे में इस दौरान सबसे ज्यादा रन अंबाती रायडू ने बनाए, 16 मैच में 464 रन। रायडू, इनको मौका ही नहीं दिया 2019 वनडे वर्ल्ड कप में, बाहर कर दिया। रन बना रहे थे सबसे ज्यादा। 1 जनवरी 2019 के बाद से T20 में नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? श्रेयस अय्यर। श्रेयस ने बनाए T20 में नंबर 4 पर, ये जो आपको नंबर 4 बता रहा हूं। 13 मैच और 463 रन बनाए इस आदमी ने। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया, केवल रिजर्व प्लेयर बनाकर बैठाकर दिखाया, देखो हम कैसे हारते हैं, तुम बाहर से देखो। रवि शास्त्री और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी आपको देखना चाहिए। इनके कार्यकाल में टीम इंडिया कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत ही नहीं पाई, एक भी नहीं जीत पाई। विराट प्लस शास्त्री इज इक्वल टू नो आईसीसी ट्रॉफी। हालांकि आप इनका बाकी का परफॉर्मेंस देखिएगा, टेस्ट में 39 में से 22 जीते, 13 हारे, ड्रॉ 4 रहा, 56% का इनका विक्ट्री रिकॉर्ड है। ओडीआई में जो खेले 67 में 44 जीते, 21 हार गए ओडीआई में। इन दोनों की जोड़ी का बता रहा हूं, तो यहां भी जीत का परसेंटेज ठीक है। T20 में 47 खेले, 30 जीते, 15 हारे, यहां भी परफॉर्मेंस ठीक है। नो रिजल्ट 2 था। लेकिन जैसे बड़े टूर्नामेंट में गए, आईसीसी टूर्नामेंट में गए, इन दोनों ने मिलकर, कोहली प्लस शास्त्री, इनकी जो मनमर्जी चलनी शुरू हुई, क्योंकि वहां एक से ज्यादा टीमें थी, एक से ज्यादा टीमों के लिए अलग अलग रणनीति बनानी है, अलग सोच रखनी है। वहां मनमर्जी चलाइएगा तो चलेगा नहीं। तो वहां जो मनमर्जी इन्होंने चलाई, उसका नतीजा यह है कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, आईसीसी का टेस्ट टूर्नामेंट हुआ उसमें हार गए, ओडीआई में वर्ल्ड कप नहीं जीते, T20 में नहीं जीते। यानी जो टीम चैंपियन थी धोनी के जमाने में, उसको चैंपियन से ये चोकर्स तक ले आए, जो कभी साउथ अफ्रीका होती थी। आईसीसी टूर्नामेंट देखा और आईसीसी टूर्नामेंट देखते चोक कर गए। बड़े टूर्नामेंट, बड़े इवेंट और बड़े मैच में टीम इंडिया चोकर बन गई। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, कौन था कैप्टन? महेंद्र सिंह धोनी। कोहली और शास्त्री नहीं थे, शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। उसके बाद आईसीसी ट्रॉफी का अकाल ही पड़ गया। आईसीसी ट्रॉफी का अकाल देखिए कैसे पड़ा, यह आपको बता रहा हूं। कोहली प्लस शास्त्री, इनके राज में कैसे हुआ। 2012 T20 वर्ल्ड कप, सुपर 8 में ही बाहर हो गए। हालांकि ये उसके पहले का है, 2012 आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए इसमें से। अब जाइए 2014 से, 2014 T20 वर्ल्ड कप, श्रीलंका से
फाइनल हारे। बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मैच, हार गए। उसके बाद 2015, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2015 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए। उसके बाद 2016 T20 वर्ल्ड कप, इसमें क्या किया, सेमीफाइनल हारे वेस्ट इंडीज से। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हार गए। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए। 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए, विराट कोहली कैप्टन थे। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया आईसीसी ट्रॉफी का सूखा पड़ने लग गया। ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए इस बार। तो चोकर्स का जो लंबा समय तक टैग था साउथ अफ्रीका के पास, अब वो टीम इंडिया के पास आ गया। कोहली शास्त्री की जोड़ी आईसीसी इवेंट्स में फेल रहने लगी और इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि भाई चोकर सही है। अब राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया, राहुल द्रविड़ अब ये बने कोच और इन्होंने आते ही काम शुरू कर दिया। ये नहीं कि देख लेते हैं एक बार, एक मौका और दे देते हैं ना, ये सब इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मेहनत, परफॉर्म, नहीं तो आउट। कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी है बतौर, अगर आप उनका पिछला जो उनका अनुभव है बतौर कोच या दूसरा, 2015 से अंडर 19 टीम के हेड कोच रहे और अंडर 19 टीम 2016 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2018 में वर्ल्ड कप जीता, 2019 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़ गए और एनसीए में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस रहे। राहुल द्रविड़ का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कड़ी मेहनत में यकीन करते हैं, टारगेट सामने रखते हैं। उनके सामने अब अगला टारगेट क्या है, 2022 में T20 वर्ल्ड कप, 2023 में ओडीआई का वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए कितना समय बचा, 11 महीने, 2 साल का समय भी नहीं बचा है आपके ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। T20 के लिए निडर टीम बनाना, ये उनका लक्ष्य क्या है। इस बार टीम के लिए क्या कहा गया कि टीम डर डर कर खेल रही थी, तो वो निडर टीम बना। और वो निडर टीम कैसे बनेगी, जिनको अपने ऊपर भरोसा कि मैं तो रन बनाकर आया हूं, मैं तो विकेट लेकर आया हूं, उनको खिलाई, उनको डर नहीं लगेगा। युवाओं को ज्यादा मौका दीजिए जो वो कर रहे हैं। T20 में वनडे वाला खेल नहीं चलेगा और वनडे वाली टीम भी नहीं चलेगी। वनडे T20 में एक कैप्टन की प्लानिंग, कोर प्लेयर्स का पूल बनाना। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 प्लेयर्स की टीम चुनी गई है। पांड्या का परमानेंट विकल्प अब तलाशा जा रहा है। लगभग 20 प्लेयर्स का कोर पूल बनाकर और 11 महीने इन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका देना ताकि आईपीएल T20 से 2022 से पहले वर्ल्ड कप की टीम लगभग फाइनल हो जाए। ये राहुल द्रविड़ का टारगेट है। टेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ केएस भरत को तैयार किया जा रहा है। नए मिडिल ऑर्डर की प्लानिंग, पुजारा और रहाणे को विकल्प के तौर पर उनका विकल्प कौन हो सकता है ये तलाशना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि रहाणे और पुजारा बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो मतलब राहुल द्रविड़ ने द बॉल ने आते ही अपना डीआरएस, ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट शुरू कर दिया है। और अगर वो मनमर्जियां न चली होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता जो आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड का सेमीफाइनल नहीं देखना पड़ता भाई। खैर, ये हो गई टीम इंडिया की बात। अब आपको पाठशाला में अफगानिस्तान पर डिप्लोमेसी की क्लास में लिए चलता हूं, जहां एक टीम नरेंद्र मोदी भी बना रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के राज को 3 महीने होने वाले हैं। तालिबान राज में आतंकियों का बोलबाला है। आतंकियों की चीन पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी चल रही है। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका समेत दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मोदी सरकार अफगानिस्तान पर हाथ रखकर नहीं बैठी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर मोदी सरकार सुपर एक्टिव है। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने, इस पर प्लानिंग अफगानिस्तान के हालात को संभालने के लिए पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे घेराबंदी के जरिए हो रही है। बुधवार को अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में 8 देशों के एनएसएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई। अपने एनएसए अजीत डोवल उसमें शामिल थे। अफगानिस्तान पर तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई और बाद में खुद प्रधानमंत्री मोदी रूस, ईरान और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के एनएसए से मिले।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 चीजों पर जोर दिया। पहला, समावेशी सरकार। दूसरा, अफगानिस्तान में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। तीसरा, ड्रग्स और हथियार तस्करी को रोकना। और चौथा, अफगानिस्तान में मानवीय संकट जो है उसको खत्म करना। बैठक में रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। अफगानिस्तान में हालात सुधारने के लिए भारत ने जिन 7 देशों को एक मंच पर बुलाया, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सहयोग बढ़ाया गया, जिनका अफगानिस्तान से सीधा नाता है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि जिन 7 देशों की बात कर रहा हूं, वो 7 देश कहां बैठते हैं। ये अगर आप देखेंगे, जूम करके दिखाइए, यहां अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत कहां है आपको पता है, बिल्कुल सटा हुआ मामला है, तो भारत का कंसर्न है ही। अब अफगानिस्तान के एक तरफ आपको तजाकिस्तान दिख रहा है, यहां पर ये अफगानिस्तान है, यहां तजाकिस्तान है। उसके आगे बढ़िएगा, किर्गिस्तान है, यहां देखिएगा कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान यहां पर है, तुर्कमेनिस्तान यहां पर है, ईरान यहां पर है, और अगर आप देखिएगा कि रूस जो है ये रह गया, तो रूस यहां पर है। अब अगर आप देखिएगा कि अब पाकिस्तान को छोड़कर यहां पर पाकिस्तान है, ये भारत है, पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान के आसपास के जितने देश हैं, तो स्ट्रैटेजिकली जो है, चीन को भी बुलाया था, पाकिस्तान को बुलाया था, ऐसा नहीं था कि इनको नहीं बुलाया था, लेकिन ये नहीं आए क्योंकि इनका अपना हिसाब रहता है। तो बाकी देशों को कवर किया गया और रूस जो बड़ी ताकत है उसको कवर किया गया, क्योंकि रूस का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रहा है और बड़ा हिस्सा रहा है वहां जो ये चलता है उसकी वजहों में। तो ये पूरा हिस्सा बड़ी प्लानिंग के साथ किनको किनको मिलाकर चलना है, बिना इनके अब अफगानिस्तान को या वहां जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये सारे पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब अफगानिस्तान पर 8 देशों के एनएसए ने मंथन किया। बैठक के बाद 12 पॉइंट्स का दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान जारी किया गया। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दिए बिना अफगानिस्तान की शांति के लिए मिलकर काम करना, इसमें एजेंडा रखा गया नंबर 1। अफगानिस्तान में बिगड़े मानवीय हालात पर चिंता जताई गई, आतंकी हमलों की निंदा की गई, पॉइंट 2। आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह भारत ने फिर जोर दिया, पॉइंट नंबर 3। हर तरह के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना, कट्टरवाद से निपटना, पॉइंट नंबर 4 एजेंडे पर रहा। कट्टरपंथियों, अलगाववादियों और ड्रग्स तस्कर के नेटवर्क पर एक्शन लेना, यह 5वां पॉइंट था। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार जो वहां के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे, यह 6ठा पॉइंट रखा गया। और अफगानिस्तान में यूएन की मौजूदगी हो और इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए, यह भी जोर दिया गया। महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए वहां, और जल्द से जल्द अफगानिस्तान के लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, यह भी एजेंडे में था। और 10वां पॉइंट था कि बिना भेदभाव के अफगानिस्तान के सभी वर्गों को मदद दी जाए। कोरोना से लड़ने में भी अफगानिस्तान की हर संभव मदद की जाए। भविष्य में भी अफगानिस्तान पर मंथन का दौर जारी रहे, यह भी चर्चा की गई। ये 12 पॉइंट्स थे। तो अगर इनको आप देखिएगा तो यह समझ में आता है कि भाई अफगानिस्तान अगर बीच में है और सारे पड़ोसी देश मिलकर कुछ तय कर रहे हैं, तो बिना पड़ोसियों के घर थोड़ी चलेगा। कितने दिन अलग थलग रहिएगा, कितने दिन चीन और पाकिस्तान के भरोसे रहिएगा। तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है, और इसमें वो सारे कंसर्न डाल दिए गए जो भारत के भी कंसर्न है। अफगानिस्तान पर बैठक की शुरुआत में एनएसए अजीत डोवल ने ये शुरुआत की, और डोवल ने कहा कि हम अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। सुनिए एक बार उनको। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. अफगानिस्तान को लेकर जो चुनौतियां भारत के सामने हैं, वही बैठक में शामिल की गई, और बाकी देशों के सामने भी वही चुनौतियां हैं। तो वो मिला जुला के सबकी चुनौती थी, और यही चुनौतियां सब देशों को एक टेबल पर लेकर आई हैं। जैसे अब ये चुनौतियां क्या क्या है वो देखिए। चुनौतियां,
जो सबके लिए कंसर्न है, मतलब चीन पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना है, जो इंसानियत के बारे में सोचेगा उन सबको इनसे दिक्कत है। और वो पहला है आतंकवाद। वो कुछ ही लोग हो सकते हैं जो कह दें कि वहां जो हो रहा है वो अमेरिका से आजादी मिल गई, बाकियों को आतंकवादी ही नजर आएंगे, तालिबानी। दूसरा कट्टरपंथ, जिस तरीके के हालात हैं वहां पर और जिस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है, वो कट्टरपंथ स्वीकार नहीं हो सकता, और ये सबने कह दिया। तीसरा है बॉर्डर से घुसपैठ। ये भी सबके लिए कंसर्न है। जो आस पड़ोस के देश हैं उनको भी ये देखना है कि हमारे यहां भी घुसपैठ होगी तो ये सोच और ये हरकतें हमारे यहां भी बढ़ेंगी। उसके बाद है ड्रग्स और मानव तस्करी। मानव तस्करी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और पीएम ने भी इसके बारे में बताया। तालिबान के पास जो आधुनिक हथियार है वो एक अलग कंसर्न है। जो अमेरिका छोड़ के गया, नाटो की सेना छोड़कर गई, जो आपने फोटोज देखे थे कि कैसे वो उन हथियारों के साथ खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए मोदी सरकार डिप्लोमेसी के साथ बैक चैनल, डिफेंस चैनल पर भी काम कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की अध्यक्षता में बैठक। काउंसिल अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है और सीधे एनएसए को रिपोर्ट करती है। पहला मौका था ये जब अफगानिस्तान पर उससे सीधे जुड़े स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की गई, और भारत ने ये बैठक और मीटिंग बुलाई, और जो कि बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। चीन और पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन जिनको आना था वो आए और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देकर गए। और ये डिप्लोमेट्स या विदेश मंत्रियों के बीच की बैठक नहीं थी, बल्कि जो सुरक्षा संभालने वाले प्रमुख हैं, एनएसएज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी बैठक थी कि जिनको देखना है उन्हीं से बात की गई। इसलिए बैठक प्रोटोकॉल की रस्मों के बंधनों में नहीं हुई। 8 देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने सीधे सुरक्षा पर बात की, और इसका फायदा यह होगा कि सुरक्षा को लेकर जल्द एक्शन लेने में आसानी होगी, खुफिया सूचना साझा करने में आसानी होगी, आतंकवाद विरोधी सुरक्षा चक्र तैयार करने में आसानी होगी। इस बैठक से भारत और दुनिया को क्या हासिल हुआ, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका को क्या संदेश गया, यह भी समझना इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की बड़ी भूमिका है, यह एक मैसेज गया कि भारत बड़े भाई की भूमिका में है, और वो कैसे अफगानिस्तान और इस पूरे रीजन को लेकर चल रहा है, उसमें सबको बुलाकर खुद बैठक करना भारत बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है। अमेरिका, चीन, रूस नहीं, भारत बिग ब्रदर अफगानिस्तान पर साबित हो रहा है, यह दिखता है। चीन, पाकिस्तान के बिना भी भारत के साथ दुनिया मौजूद है, यह दिखता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त स्टैंड है, यह दिखता है और मैसेज कन्वे होता है। दुनिया को भारत पर और दुनिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो भारत देता है उसमें कैसे साथ लेकर चलता है। कहा ना भाई कि अफगानिस्तान में वैक्सीन देनी होगी तो वो भी देंगे। अफगान लोगों की चिंता, कड़वाहट बुलाकर चीन, पाकिस्तान को भी न्योता, और तालिबान को न्योता न देकर साफ संदेश, क्लियर मैसेज। अफगानिस्तान में नई दिल्ली में बैठक हुई, और इस बैठक में चीन, पाकिस्तान शामिल नहीं हुए, पर भारत के एक्शन से चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ी। गुरुवार को पाकिस्तान ने ट्रोइका प्लस की बैठक बुलाई है। अमेरिका, चीन और रूस के सीनियर डिप्लोमेट शामिल इसमें होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे। यहां एनएसए लेवल की बैठक थी, वहां डिप्लोमेट आएंगे। चीन, जिसके बाद भारत की बैठक में शामिल होने के वक्त नहीं है, वो पाकिस्तान की बैठक में शामिल होगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी उसमें शामिल होंगे, या हो सकते कहा जा रहा है। इससे पहले ट्रोइका प्लस की बैठक अगस्त के महीने में शुरुआत में दोहा में हुई थी। फिर 19 अक्टूबर को मास्को में हुई, जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर पाकिस्तान ने बुलाई। और ट्रोइका होता क्या है, एक तरह का घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी होती है जो रूस में बर्फ में चलती है, जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। तो ट्रोइका बनाया गया था क्योंकि 3 देशों का समूह पहले था, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस मौजूद थे। बाद में रूस ने इसमें बाकी देशों को जोड़ा और यह ट्रोइका प्लस बना दिया गया। अफगानिस्तान को लेकर चिंता सभी देश जता चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर सबके अपने हित हैं, इसलिए देशों का स्टैंड भी अलग अलग है। जैसे भारत कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका दूर से निगरानी करे, चीन पाकिस्तान के जरिए डील कर रही है,
खुद भी तालिबान से बात कर रही है। व्यापारिक हित दांव पर है। पाकिस्तान तालिबान की आड़ में आतंकवाद फैलाना चाहता है, तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा है। अरब देश, ज्यादातर देश तालिबान के खिलाफ हैं। रूस तालिबान से बातचीत करना चाहता है, अमेरिका के खिलाफ होना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है। यूएन जल्दबाजी में तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा है। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन इस रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये अपने पड़ोस का मामला है और इसको नहीं देखिएगा तो बाद में बहुत खराब हो जाएगा, तो एनएसए लेवल की ये मीटिंग की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के चैप्टर के बारे में लगातार बता रहे हैं और पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि 1564 में अकबर की निगाहें गोंडवाना पर पड़ी थी। गोंडवाना पर उस समय रानी दुर्गावती राज कर रही थी। अकबर के दरबारियों ने गोंडवाना पर हमला करने के लिए कहा। हमले से पहले अकबर ने दुर्गावती को एक प्रस्ताव भेजा, उन्होंने मना किया और फिर अकबर ने जब गोंडवाना पर हमले का आदेश दिया तो सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर चढ़ाई की। रानी दुर्गावती ने युद्ध के पहले चरण में मुगलों को खदेड़ दिया और उसके बाद रानी ने मुगलों के खिलाफ नई रणनीति तैयार की। अब आपको आगे बताते हैं। गढ़मंडला के युद्ध के पहले चरण में रानी दुर्गावती ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वो भी तब जब उनके सेनापति की मौत हो गई थी। शुरू में ही युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन रानी पूरी तरह से मुगलों को हराकर गोंडवाना से बाहर करना चाहती थी। इसके लिए रानी ने एक रणनीति तैयार की। दुर्गावती ने सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगल में छिपा दिया। बाकी की सेना के साथ दुर्गावती ने मुगलों से युद्ध किया। जंगल में छिपी हुई टुकड़ी ने अचानक तीर बरसाने शुरू किए, जिससे मुगल सेना में खलबली मच गई और वो पीछे हट गए। युद्ध के दौरान दुर्गावती ने 3 बार मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर किया। रानी दुर्गावती की रणनीति से मुगल सेना को 3 बार पीछे हटना पड़ा। ये देश के वो योद्धा, वो हीरोज हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये सब जानना चाहिए। लेकिन युद्ध तब भी खत्म नहीं हुआ था। तब रानी दुर्गावती ने अपने सलाहकारों से बात करने के बाद नई रणनीति तैयार की। रानी दुर्गावती ने यह विचार अपनी सेना और मंत्रियों के सामने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए रखा। रानी ने कहा कि रात में जब थके हुए मुगल सैनिक अपने खेमे में होंगे तो उस समय हमला करके उनको हराया जा सकता है। रानी दुर्गावती ने रात में मुगलों पर हमले का प्लान बनाया। दुर्गावती के मंत्रियों ने इस योजना का विरोध किया। पहाड़ी इलाका होने के कारण रात में हमला ठीक नहीं होगा, जिसके बाद रानी दुर्गावती ने रात में हमले की योजना को रद्द कर दिया। रात में हमला न करना रानी दुर्गावती की गलती साबित हुई। अगले दिन आसफ खान ने दोगुनी सेना के साथ हमला कर दिया। इस बार के हमले से रानी दुर्गावती की सेना संभल नहीं पाई। रानी दुर्गावती और उनका बेटा युद्ध में घायल हो चुके थे। दुर्गावती ने अपने बेटे वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। मुगलों के खिलाफ युद्ध में रानी दुर्गावती की सेना हार रही थी। दुर्गावती जीते जी दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ना चाहती थी। रानी ने पहले ही अपने सलाहकारों से कह दिया था कि मुगलों के हाथ लगने से पहले ही जौहर की तैयारी कर दी जाए। घायल होने के बाद दुर्गावती ने अपने विश्वास पात्र सैनिक से कहा कि वो उसे मार दे, लेकिन सैनिक ने रानी को मारने से मना कर दिया, जिसके बाद दुर्गावती ने अपनी कटार सीने में मारकर जान दे दी। रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दी। यह खबर रानी दुर्गावती के बेटे वीर नारायण को मिली। दूसरी तरफ अकबर का सेनापति आसफ खान सैनिकों के साथ चौरागढ़ के किले की तरफ बढ़ रहा था, जो रानी दुर्गावती के राज्य की राजधानी थी। रास्ते में आसफ खान जमकर लूटपाट कर रहा था और इसको देखते हुए जौहर की तैयारी की गई। उस वक्त किले के अंदर 5000 से ज्यादा महिलाएं थी। जौहर के लिए किले में पहले से सूखी लकड़ियां, रुई, लाख, घी सब जमा किया गया था। किले के अंदर जौहर की तैयारी पूरी हो चुकी थी और जौहर से पहले सभी महिलाओं ने भगवान की पूजा की। उसके बाद सभी महिलाएं जलती चिता में चली गई। इतिहासकारों के मुताबिक दोपहर तक चिताएं जलती रहीं। दोपहर के बाद किले के दरवाजे खोल दिए गए और वीर नारायण सैनिकों के साथ मुगलों पर टूट पड़ा। गोंडवाना के पास अब खोने के लिए
कुछ था ही नहीं। मुगलों के साथ किले के बाहर भीषण युद्ध हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि चौरागढ़ के किले के बाहर वीर नारायण के नेतृत्व में गोंडवाना के सैनिकों ने जो युद्ध लड़ा, उससे मुगल सैनिक भयभीत हो गए थे, लेकिन संख्या कम होने के कारण गोंडवाना के सैनिक ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सके। चौरागढ़ के जौहर के बाद आसफ खान ने किले को लूट लिया। आसफ खान ने भी अधम की तरह लूट का सारा माल अकबर को नहीं भेजा, बल्कि उसने जौहर में बची 2 महिलाओं को अकबर के पास भेज दिया। अकबर की सेना ने भले ही रानी दुर्गावती को हरा दिया, लेकिन रानी की वीरता ने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। रानी दुर्गावती ने 14 साल तक गोंडवाना पर शासन किया था। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने अपनी जान दी। इस दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रानी दुर्गावती की जो समाधि मंडला जबलपुर के बीच बरेला में मौजूद है। 1983 में जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया। 1988 में भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुगलों की विशाल सेना का जिस बहादुरी से उन्होंने सामना किया, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। आज मुगल सीरीज में इतना ही। अगली क्लास में आपको अकबर के चैप्टर में आगे का इतिहास बताऊंगा, लेकिन पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।